नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम लोग आरओ प्रीवियस ईयर साल पेपर को देख रहे थे, जिसके अंतर्गत अब तक 18 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आज है 19वां वीडियो और आज के इस वीडियो में हम लोग जीएस के प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे। आज की इस वीडियो की जो शुरुआत है प्रश्न संख्या 47 से है, जो है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो साथियों, ये पॉलिटी का प्रश्न है। हमें बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के संबंध में कौन सा सही है। पहला है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही बात है। आप पढ़े होंगे संवैधानिक इतिहास के बारे में। तो साथियों, 1773 में एक एक्ट आया था, उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। इसी एक्ट के तहत पहली बार भारत में 1773 में कहां पे कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। बिल्कुल सही है। दूसरा, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये गलत है। तो लेमेस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं थे साथियों, सर एलिजा इम्फे थे। कौन थे? सर एलिजा इम्फे। साथियों, ये सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, लेमेस्टर नहीं थे। तो दूसरा गलत है, सिर्फ पहला सही है। तो सही कूट होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक, सिर्फ पहला वाला सही है। तो व्याख्या में भी आप देख सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48 की तरफ, जो है कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो कार्यकारी न्यायाधीश, जिन्हें एक्टिंग जजेस भी कहते हैं, तो इनकी जो नियुक्ति की जाती है, तो साथियों सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। कौन सा आर्टिकल? 223 है, जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, और 224 में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन है। और राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय में साथियों कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। आगे है हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कुछ संस्थाएं हैं और उनकी स्थापना का वर्ष दिया गया है, कौन सा नहीं सुमेलित है ये हमें बताना है साथियों। इसमें ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय विकास परिषद 1954 दिया गया है, यही वाला गलत है। 1952 आप पढ़े होंगे जरूर साथियों, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की अगर बात की जाए, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद, 1952। विकास कब हुआ? 1952। साथियों 1950 में हमारा संविधान लागू होता है पूरी तरह से, और 1952 से विकास होना शुरू हो जाता है। एक हम आपको याद करने के लिए ट्रिक बता रहे हैं, मतलब एक ऐसे कोरिलेट करके याद रखिएगा, 2 साल बाद तगड़ा विकास होने लगता है। इस प्रकार से विकास परिषद की स्थापना 1952 में होती है। ऐसे क्या है, आप भूलेंगे नहीं, नहीं तो आप याद करते हैं पर भूल जाते हैं। फिर से सूची दी गई है प्रश्न संख्या 50 में, आइए देख लेते हैं क्या है, कैसी सूची है, क्या सुमेल करना है। तो यहाँ पे अनुसूची से संबंधित है। किससे संबंधित है? अनुसूचियां दी गई हैं। तो 7वीं अनुसूची में क्या है? तो आप पढ़े होंगे इसमें साथियों, 7वीं अनुसूची की बात की जाए तो संघ राज्य और समवर्ती सूची इसमें दी गई है। तो पहला का सुमेल होगा तीसरे से संघ राज्य और समवर्ती सूची जो दी है वो 7वीं में है। 8वीं अनुसूची भाषा में है, ये तो सरल है साथियों। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा है, तो भाषा से सुमेल करिए। 9वीं अनुसूची में क्या है? तो कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है, तो साथियों इसका सुमेल होगा चौथे से। 9वीं अनुसूची चौथे से, और 10वीं में क्या है? दल बदल के बारे में वर्णन मिलता है। आसान सा प्रश्न है, लेकिन ऐसे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। क्या है साथियों कि ऐसे प्रश्न आपको बिल्कुल सही करके आने हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारतीय संविधान के अनुसार सुमेलित नहीं है। क्या नहीं सुमेलित है साथियों? आइए देखते हैं। तो पंचायतें भाग 9 दिया गया, ये सुमेलित है। इसमें से जो नहीं सुमेलित है वो है ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण भाग 10 जो दिया गया यही सुमेलित नहीं है साथियों। अधिकरण भाग 10 जो दिया गया ये वाला गलत है। तो भाग 14 क में अधिकरण का उल्लेख है, किसमें? 14 क में। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्न है, आइए हम इन्हें भी देखते हैं। पहला कि हरित बॉन्ड
के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हरित बॉन्ड के संबंध में जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी। हरित बॉन्ड स्थिर ब्याज प्रतिफल के अल्पकालिक परिपक्वता निवेश है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही नहीं है, बाकी बिल्कुल सही है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 54 है। यहाँ पे दिया गया है सूची और सुमेल करना है। बैंक है, प्रकार है। इंडियन बैंक पहले नंबर पर है तो सार्वजनिक बैंक है, आप सभी जानते होंगे। ICICI बैंक है तो ये भी जानते होंगे, ये निजी है, प्राइवेट बैंक है। सिटी बैंक की अगर बात की जाए तो ये विदेशी बैंक है। कैसा है? फॉरेन है, विदेशी बैंक है। सारस्वत बैंक की बात की जाए तो सहकारी कोऑपरेटिव है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उपायों पर विचार कीजिए जिन्हें आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाता है। तो साथियों, प्रयोग में लाता है बैंक दर में वृद्धि करके, नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि करके। तो हमें आपको बताना है, ये भी सही है, सावधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि। सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, ये नहीं है। तीसरा 1 2 3 है। 1 2 3 आपको कहां दिखाई दे रहा है साथियों? ऑप्शन नंबर बी 1 2 3। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। तो चलिए देखते हैं। अब साथियों हम लोग विज्ञान के कुछ प्रश्न है, बाकी कुछ करंट के थे उनको छोड़ते हुए विज्ञान के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 58 बड़ा ही महत्वपूर्ण है और विज्ञान के भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको पूरी तरह से सही करके आने हैं। पहला है, निम्नलिखित में कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? लोहा जो है क्षयकरण यानी जब उसका क्षय होता है, उसमें जंग लगता है साथियों ना, जिसे मोर्चा भी कहते हैं शुद्ध हिंदी मतलब कि ग्रामीण भाषा में। तो जो लोहे में जंग लगता है उसके लिए आवश्यक क्या है? तो ऑक्सीजन तथा नमी। आप सभी जानते हैं जैसे लोहे की कोई भी वस्तु है, कोई भी आपके पास छड़ है, कुछ भी है, अगर उसको आप नमी में रख देंगे, छत पर या कहीं पे आप जो है खुले में आसमान के नीचे रख दिए, नमी के संपर्क में आया, ऑक्सीजन तो मिल ही रहा है, तो उसमें जंग लगना स्वाभाविक है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। इसीलिए लोहे को जंग से बचाने के लिए नमी के संपर्क में नहीं रखना चाहिए, या तो साथ ही उसमें पेंट आदि भी कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। आगे, सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? सबसे कम विचलित होता है लाल रंग। कौन सा? लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। कौन सा? रेड, लाल रंग। आगे, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? हीरा। ये सभी जानते हैं, प्राकृतिक रूप से अगर बात की जाए हीरा होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। कार बैटरियों में, जो आप लोग कार चलाते हैं उसकी जो बैटरियों में अम्ल एसिड होता है वो कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक। कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा, इसे साथियों रसायनों का राजा भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं? रसायनों का राजा भी कहते हैं। नेक्स्ट है, आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं। साथियों, जो आलू का चिप्स, आप हल्दीराम या तमाम चिप्स है, इसको खाया जाता है, सभी खाते हैं, प्रायः बच्चे अधिकांशतः खाते हैं। तो इस चिप्स में क्या होता है? तो नाइट्रोजन, उसमें कौन सी गैस भरी रहती है ये हमको बताना है। जो चिप्स आप लोग खाते हैं ना, इसमें नाइट्रोजन वातावरण होता है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी? नाइट्रोजन। ध्यान दीजिएगा, जब भी आलू चिप्स खाइए, जैसे ही खोलेंगे आपको याद हो जाना चाहिए कि इसमें तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का अंश है साथियों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। तो और यूरिया में भी नाइट्रोजन 46% पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, पैकेटों में बंद खाद्य सामग्री को संरक्षित रखने में नाइट्रोजन का उपयोग होता है। चिप्स ही नहीं, कुरकुरे है, चिप्स है, जो भी है, जो पैकेट बंद है जिसमें कुछ गैस भरी होती है, तो आपको पता होना चाहिए उसमें क्या होता है। उसको संरक्षित सुरक्षित रखने के लिए नाइट्रोजन गैस उसमें भरा हुआ होता है। तो साथियों आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट है, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, आसवन उपयोगी नहीं है ठोस के लिए। आसवन जो है मिश्रित द्रव के अवयवों को उनके वाष्पन के अंतर के आधार पर उन्हें अलग करने की विधि है, द्रव के लिए, ठोस के लिए नहीं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। आसवन इसमें उपयोगी नहीं है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। आगे भी प्रश्न है जिन्हें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।